वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड का करेंगे दौरा। 17,500 करोड़ रुपए के 23 प्रोजेक्टों का करेंगे इफ्तिताह और रखेंगे संगे बुनियाद। लखवाड़ा कसीर मकसदी प्रोजेक्ट का भी रखेंगे संगे बुनियाद। मुल्क भर में ओमिक्रॉन इन्फेक्शन के मामलों की तादाद पहुंची 781। इन्फेक्शन को शिकस्त देकर 241 लोग हुए सेहतयाब। दिल्ली में मिले सबसे ज्यादा 238 मामला। महाराष्ट्र में अब तक ओमिक्रॉन से 167 लोग मुतासिर। दिल्ली में जारी येलो अलर्ट के बाद लोगों की मुश्किलात में इजाफा। मेट्रो स्टेशनों पर दिखाई पड़ी लंबी कतारें। केरला, तेलंगाना, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक में मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए बेहतर इंतजामात। और खेल की खबरों में सेंचुरियन में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत की पोजीशन मजबूत। भारत ने हासिल की 250 रन से ज्यादा की बढ़तरी। नाज़रीन आदाब, शाम 5:30 बजे के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैजी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड के हल्द्वानी का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म 17,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा के 23 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। 23 प्रोजेक्टों में से 14,100 करोड़ रुपए के 17 प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा जाएगा। इन मनसूबों में आबपाशी, सड़कें, रिहायशी, सेहत का बुनियादी ढांचा, सनअतें, सफाई, पीने के पानी की फराहमी समेत कई मंसूबे शामिल हैं। वज़ीर आज़म जिन 6 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे उनमें सड़क को चौड़ा करने के प्रोजेक्ट, पिथौरागढ़ के एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और नैनीताल में सीवरेज नेटवर्क की बेहतरी के प्रोजेक्ट शामिल हैं। मुल्क में कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। मुल्क में ओमिक्रॉन के अब तक 781 मामले सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि इनमें से 241 अफराद इन्फेक्शन को मात देकर सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क में अब तक 21 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के सबसे ज़्यादा मामले अब तक दिल्ली में सामने आए, जिनकी तादाद 238 है। वहीं महाराष्ट्र में अब तक 167 अफराद ओमिक्रॉन से मुतासिर हो चुके हैं। केरल में की बात करें तो वहाँ 65, तेलंगाना में और 62, राजस्थान में 46, तमिलनाडु और कर्नाटक में 34 मामले सामने आ चुके हैं। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 9,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए और वहीं गुज़िश्ता 24 घंटे में 7,347 मरीज़ इलाज के बाद सेहतयाब भी हुए हैं। मुल्क में शिफायाबी की शरह 98.40% है और हफ्तेवार पॉजिटिविटी रेट की अगर बात की जाए तो फ़िलवक्त 0.68% दर्ज की गई है। यौमिया मुस्बत रेट की हम बात करें तो 0.79% पर है अभी फ़िलहाल यौमिया मुस्बत रेट। और कोरोना के मामलों में जो है फ़िलहाल ओमिक्रॉन के आने के बाद सख्त पाबंदियां भी लगाई गई हैं। इसके बाद दिल्ली में मेट्रो स्टेशनों पर काफ़ी भीड़ देखने को मिली है। कई स्टेशनों पर लंबी लंबी कतारें नज़र आईं। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कई जगहों पर मुसाफिरों को रोका गया। दिल्ली की कुदरती आफात के बंदोबस्त से मुतल्लिक़ अथॉरिटी यानी DDMA के हुक्म के मुताबिक मेट्रो और बसें बैठने की 50% सलाहियत के साथ चलेंगी। में खड़े होकर सफ़र नहीं किया जा सकेगा। लोगों ने इस फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा है कि इससे कोविड को फैलने से रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी। वहीं कुछ मुसाफिरों ने परेशानी की बात कही है, लेकिन ये भी कहा है कि वो हुकूमत का ताउन करेंगे। ये डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने, बल्कि और भी 1 वीक पहले लेना चाहिए था ऐसा डिसीजन, जिससे कि केसेस कंट्रोल में हो पाते। थोड़ी सी परेशानी तो रहेगी, लेकिन कोई बात नहीं। अगर उसके लिए अगर कंट्रोल हो सकता है तो करना चाहिए, सपोर्ट करेंगे हम। मुझे नहीं लगता कि इतनी परेशानी होगी, हम लोग मैनेज कर लेंगे, पहले भी किया ही है। मगर सेहत का ध्यान रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो गवर्नमेंट है उसने बिल्कुल ठीक करा है, 50% कर दिया बसों में, मेट्रोज वगैरह में। ये काफ़ी अच्छा किया गया है, क्योंकि अगर ये केस आगे बढ़ गए तो हमें ही प्रॉब्लम होती है। केरल में 2 जनवरी तक रात सुबह 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू नाफिज रहेगा। कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन की वजह से 31 दिसंबर को रात 10 बजे के बाद
नए साल की तकरीबात की इजाज़त नहीं होगी और बैठने की गुंजाइश पहले की तरह 50% तक महदूद हो सकती है। साहिलों, मॉल्स और दीगर जगहों पर हुजूमी मकामात पर समाजी दूरी के उसूलों को नाफिज करने के लिए मुनासिब पुलिस फोर्स के साथ सेक्टरल मजिस्ट्रेट्स को तैनात किया जाएगा। एर्नाकुलम और तिरुवनंतपुरम अजला में ज़्यादा जेन्युइन सीक्वेंसिंग की हिदायत दी गई है, जहां निस्बतन ज़्यादा मामले सामने आए हैं। कर्नाटक की बात करें तो वहां कोविड-19 को ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के पेश नज़र कल से 10 दिन का नाइट कर्फ्यू नाफिज होगा। यह कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाफिज रहेगा। रियासत में नए साल के मौके पर अवामी मकामात पर तकरीबात और लोगों के इज्तिमा पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के महानगर पालिका ने कोरोना ओमिक्रॉन के वेरिएंट के बढ़ते मामलों के ताल्लुक से एक मीटिंग की है, जिसमें मेट्रोपॉलिटन के अफसरान और पुलिस इंतजामिया के नुमाइंदे भी शामिल हुए थे। मीटिंग के बाद चीफ कमिश्नर गौरव गुप्ता ने कहा कि शहर में 92% से ज़्यादा अहल आबादी ने टीके की पहली डोज ली है और तकरीबन 72 ने दूसरी खुराक ले ली है। अब हम 15 से 18 वर्ष के बच्चों, सेहत की देखभाल करने वालों और सफ़े अव्वल के कारकुनों और बुजुर्गों की टीकाकारी के लिए कमर कस रहे हैं। The state machinery is all geared up. The Honorable Chief Minister has given instructions. The police force, I've had a discussion with the police commissioner as well. He has directed his people and every action will be taken by all concerned regulatory authorities, right, for taking further action. Thank you. मरकज़ ने इंतखाबाई ड्यूटी पर मुलाजमीन के लिए फ्रंटलाइन कारकुनों के तरह ही कोविड टीके के बूस्टर डोज से मुतालिक रहनुमा हिदायत जारी की हैं। मरकज़ ने रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों को ये नए अहकामात जारी किए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट की तशवीश के दौरान एहतियाती डोज लगाए जाने की शुरुआत की जा रही है। तिब्बी एहलकारों, सफ़े अव्वल के कारकुनों और पहले से दीगर बीमारियों से 2-4 सीनियर शहरी 10 जनवरी से एहतियाती डोज लगवा सकते हैं। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अमरोहा में कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। उन्होंने एक अवामी रैली से भी खिताब किया। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए किए गए कामों की पूरी दुनिया में सताइश की गई है। वर्तमान में पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है और मेरी आप सबसे अपील है, कोरोना के दौरान आपने देखा होगा कि हमने प्रदेश के जीवन को भी बचाने का काम किया था और जीविका को भी बचाने का काम किया था। पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन को दुनिया ने सराहा और उत्तर प्रदेश के कोरोना प्रबंधन को देश ने सराहा। वहीं फर्रुखाबाद में एक जलसे आम से खिताब करते हुए उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला ने कहा कि कांग्रेस ने अपने दौरे हुकूमत में हिंदू रहनुमाओं को झूठे मुकदमात में फंसाने का काम किया था। उन्होंने मालीगांव धमाके के मामले में एक गवाह का हालिया बयान का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस की शरंगेजी मुल्क के खिलाफ जुर्म है और कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए। आपने महाराष्ट्र एटीएस का एक बयान देखा होगा। उस समय कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं को, हिंदू नेताओं को कैसे लोग झूठे मुकदमों में फंसाने का कार्य कर रहे थे। आपने मालेगांव विस्फोट के मामले में देखा होगा। कांग्रेस की शरारत देश के खिलाफ एक अपराध है और कांग्रेस के लोगों को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। कानपुर में समाजवादी पार्टी से जुड़े परफ्यूम के ताजिर से भारी रकम की बरामदगी का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब मालूम हुआ कि अखिलेश यादव नोटबंदी की इतनी मुखालफत क्यों करते थे। अब समझ में आया ना, बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करता था, क्योंकि ये नोट गरीबों का पैसा और विकास का पैसा जो आपके जनपद में उपयोगी होता, लोक कल्याण का कारक बनता, उस पैसे को ये लोग हड़प गए थे, छुपा रहे थे। आज उस पैसे को हम लोग फिर से निकाल रहे हैं और फिर उसको विकास के कार्यों में लगवाएंगे।
अतर ताजिर पीयूष जैन के मामले पर मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि इन ताजिरों की बौखलाहट फितरी है, क्योंकि वो जान चुके हैं कि जो पार्टियां उनकी हिफाजत करती थी आज वो पसमानदा हैं। समाजवादी पार्टी पर ऐसे ताजिरों की सरपरस्ती का इल्ज़ाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि इन पार्टियों से पूछा जाना चाहिए कि आप बताएं कि यह इतर की खुशबू किसकी सोच है। जब समाजवादी पार्टी के नेता कोई रोड बनाओ तो कहते थे ये तो हमारी कही हुई बात है, कोई भी पुल बनता था तो कहते थे कि हमने तो जो है सोचा था, मोदी जी और योगी जी ने साकार कर दिया। फिर कहते हैं जी ये जो है वो जो हाईवे बन रहा है, ये हाईवे जो है वो हमने जो है वो कहा था, योगी जी और मोदी जी ने करके दिखा दिया। तो भैया इस इत्र की दुर्गंध के बारे में भी तो बता दो कि आपका ही जो है वो सोच है और आपकी जो है वो सनक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा की क़यादत में इलेक्शन कमीशन की पूरी टीम उत्तर प्रदेश में आइंदा असम्बली इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा ले रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज लखनऊ में डीजीपी, रियासती वजारत दाखिला के अफसरान के साथ एक जायज़ा मीटिंग की। इससे कबल गुज़िश्ता रोज़ कमीशन ने मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों से भी बातचीत की थी। पंजाब के कई लीडरों ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। उनमें शिरोमणि अकाली दल के साबिक लीडर जगदीप सिंह, रविप्रीत सिंह, हरबाग सिंह और कांग्रेस के साबिक मेंबर असेंबली शमशेर सिंह शामिल हैं। इन सभी को दिल्ली में वाक़ बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी के सीनियर लीडर गजेंद्र सिंह शेखावत ने रुकनीत दिलवाई। सब लोग एक साथ आ जाएंगे। एक बार गिल साहब आप भी आ जाएं, सब पास में आ जाएंगे। सो देयर विल बी फोटोग्राफ, सब आ जाएंगे। तो परमित तुम इधर आ जाओ। हाँ, मरकज़ी वज़ीर और पंजाब इंतखाबात के इंचार्ज गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि हम हर सूरत हाल में काम करने के लिए तैयार हैं, फैसला इंतखाबी कमीशन को करना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बंगाल इंतखाबात में भी वर्चुअल रैली की थी। चुनाव आयोग इसको लेकर के जैसा भी निर्णय करेगा उस निर्णय के लिए सब लोग साथ में मिलकर के काम करेंगे। वर्चुअल है, भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी पहले भी तैयार थी, हमने बंगाल के चुनाव के समय में भी वर्चुअल रैलीज की है। और जब कोविड आया था, पहले दौर और दूसरे दौर के समय में जब दुनिया की सारी पॉलिटिकल पार्टियां हाइबरनेशन पे चली गई, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के को सांगठनिक स्तर पर संभालने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार बूथ से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सब लोग जुड़े हुए थे और सब लोग वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाज को संभालने का भी काम कर रहे थे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में काम करने में अनुकूलता बराबर रहती है। मणिपुर हुकूमत में खेल के वजीर और एनपीपी लीडर लेतपाव हाउकिप बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पार्टी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने दिल्ली में वाक़ बीजेपी हेडक्वार्टर में उन्हें रुकनीत दिलाई। इस मौके पर लेतपाव ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मणिपुर और शुमाल मशरिक़ तरक्की कर सकते हैं। मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर भूपेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी ने मणिपुर को अमन, सलामती और तरक्की की सौगात दी है। और आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। वज़ीर आज़म मोदी की कानपुर रैली में फसादात भड़काने की साजिश का इल्ज़ाम लगाते हुए बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की तनकीद की है। पार्टी के तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा है कि समाजवादी पार्टी शहर में रैली निकालने वाले और फसादात भड़काने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने कहा कि इसके लिए समाजवादी पार्टी के कारकुनों की एक गाड़ी को बीजेपी की गाड़ी के तौर पर पेश करते हुए उसमें तोड़फोड़ की और फिर इसका वीडियो वायरल किया ताकि अवाम में गम व गुस्से की लहर फैल जाए। आप इनकी गुंडाई देखिए कि अपनी गाड़ी को भारतीय जनता पार्टी के रूप में सजाना और खुद उसे चकनाचूर कर देना और संदेश देना कि हम इस प्रकार से, अगर आप विकास के साथ खड़े होंगे तो हम इस प्रकार से आपको ध्वस्त कर देंगे। ये काम कौन करता है? ये काम माफिया करती है। ये काम गुंडा राज वाले करते हैं कि अपने माफिया राज के दबदबा को स्थापित करने के लिए। तालीम के वज़ीर ममलिकत डॉक्टर सुभाष सरकार ने आज एक वर्चुअल प्रोग्राम में इख्तिराई हुसूलियाबियों से मुतालिक इदारों की अटल रैंकिंग 2021 जारी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ARIIA रैंकिंग से भारतीय इदारों को तहकीक और इख्तिरा को फ़रोग़ देने वाला माहौल तैयार करने की तहरीक मिलेगी।
इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख के खिलाफ जारी मनी लॉन्ड्रिंग केस में खुसूसी अदालत के सामने चार्जशीट दाखिल की है। इस साल अप्रैल में सीबीआई ने देशमुख के खिलाफ बदउनवानी के इल्ज़ाम के तहत मामला दर्ज किया था, जिसके बाद जांच के सिलसिले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। देशमुख को 1 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। डायरेक्टरेट की तरफ से दाखिल की गई चार्जशीट में अनिल देशमुख को अहम मुलजिम बनाया गया है और उनके बेटों को भी इस जुर्म में मुलव्विस बताया गया है। उत्तराखंड के जिला पिथौरागढ़ में बर्फबारी हुई है। रात से जारी बर्फबारी की वजह से 2 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। बर्फबारी के बायस मकामी लोगों को मुश्किलात का सामना है, लेकिन ताज़ा बर्फ देखने आ रहे सयाहों में खुशी का माहौल है। ज़िला इंतज़ामिया ने लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है। इंतज़ामिया के मुताबिक बर्फबारी रुकते ही सड़कों से बर्फ़ हटाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज उर्दू के मशहूर माहाना मैगज़ीन तजस्सुस के ताज़ा शुमारे का इजरा किया। इस मौके पर उन्होंने विज्ञान प्रसार के ज़रिए हिंदी और अंग्रेज़ी में शाये होने वाला साइंस पेपर अ ड्रीम 2047 का भी इजरा किया। विज्ञान प्रसार तमाम मल्टी मीडिया टच पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए साइंस की तरफ लोगों को में दिलचस्पी पैदा करने के लिए काम कर रहा है। इस बारे में मज़ीद मालूमात के लिए हमारे नामानिगार तापस भट्टाचार्य ने जितेंद्र सिंह से खुसूसी बातचीत की। अभी जो नया सर एक मैगजीन लॉन्च किया गया है उर्दू में, आप बात कर रहे थे सर कि नेटिव लैंग्वेज में और भी मैगजीन्स आएंगे, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ दिनों में हम सर? नहीं, जैसा आपने ठीक कहा, आज ये जो विमोचन हुआ है मंथली मासिक विज्ञान की पत्रिका का, वो हिंदी और उर्दू भाषाओं में, अंग्रेज़ी में तो था ही, इसके अतिरिक्त तो बहुत सी वर्नैकुलर भाषाओं में भी हमारी पत्रिकाएं तैयार हो चुकी हैं। उदाहरण के तौर पर तेलुगु में, मलयालम में, मैथिली में। अगले चरण में कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही समय के बाद हम डोगरी, कश्मीरी, उड़िया और पूर्वोत्तर की कुछ भाषाओं को लेकर के भी इस प्रकार की पत्रिकाएं विमोचित करेंगे। और इसके पीछे का भाव ये है कि अपनी भाषा में हर व्यक्ति को विज्ञान का अध्ययन करने का अवसर मिले, ताकि भाषा का ज्ञान या अंग्रेज़ी का ज्ञान ना होने के कारण उसे कोई डिसएडवांटेज ना रहे। साथ ही साथ अब हमारे पास चुनौती रहेगी ट्रांसलेशन की, क्योंकि हम ये चाहेंगे कि आने वाले समय में विज्ञान की पुस्तकें, यहाँ तक कि जो वैज्ञानिक इंस्टीट्यूट हैं, भले ही इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, मेडिकल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर भी स्थानीय भाषाओं में, वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में पाठ्यक्रम की पुस्तकें उपलब्ध रहें। और उसके लिए अनुवाद करने वाले ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिन्हें उस विज्ञान या उस विषय का भाव समझ में आता हो। पिछले साल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने आगे आया है, ये डिपार्टमेंट ने कोविड के टाइम पे। नेक्स्ट ईयर हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? गगनयान मिशन है और भी बहुत सारे मिशन है जो मिनिस्ट्री लेके आ रही है। कोविड के दौरान भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। डीएनए वैक्सीन जो पहला था, वो उसको डेवलप करने का कार्य हमारे बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने किया। यहाँ फरीदाबाद में हमारी लेबॉर्ट्री है, ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस लेबॉर्ट्री, वहाँ पर इसका सारा प्रयोग हुआ। इसी प्रकार रीयूजेबल पीपी किट्स हमारे एटॉमिक एनर्जी विभाग ने तैयार की। वेंटिलेटर जिसमें बाद में कोलैबोरेशन आईआईटी कानपुर की हुई, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग से हुआ। तो काफ़ी मात्रा में रेमडेसिविर का प्रयोग यहाँ पर होता रहा। और अगर कुल मिलाकर के देखें अगर आने वाले समय में, तो गगनयान हमारा मिशन 2023 में उसकी हमने योजना बनाई। उससे पहले जो अनमैन्ड मिशंस हैं वो 2 कल आने वाले समय में 2022 में रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो बता रहे थे कि अगले कुछ साल साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के लिए बहुत अहम होने वाले हैं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और कौमी अक़लियती कमीशन ने नई दिल्ली में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर कौमी अक़लियती कमीशन के सरबराह सरदार इकबाल सिंह लालपुरा ने कहा कि हमारा अज़्म अक़लियतों के हुकूक़ को मजबूत करने के साथ साथ तमाम तबकों को बाइख्तियार बनाने के लिए ज़मीनी सतह पर कोशिशें करनी है। माइनॉरिटीज़ के जो समस्याएं हैं उनका हल किया जाए, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट किया जाए
और उनको किसी तरह भी नजर ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि वी आर कंसिडर्ड एज ए सेकंड ग्रेड रिलीजन सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ हो और किसी से ज्यादती ना हो, इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। दुनिया भर में अगर कोरोना की बात करें तो इन्फेक्शन के मामले 28 करोड़ 31 लाख से तजावुज़ कर गए हैं। इस इन्फेक्शन की वजह से अब तक 54,30,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तमाम इलाज के बाद दुनिया में 25 करोड़ 17 लाख से ज़ायद अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। अमेरिका कोरोना में सबसे ज़्यादा मुतासिर ममालिक में सर फहरिस्त है। अमेरिका में कोरोना इन्फेक्शन के कुल मामलों की तादाद 5 करोड़ 41 लाख से ज़्यादा है। अमेरिका में कोरोना से हलाकतों की तादाद 8,41,000 से तजावुज़ कर गई है। यूरोपीय ममालिक में भी कोविड-19 की नई किस्म ओमिक्रॉन के फैलाव की वजह से केसों में इजाफा देखा जा रहा है। बरतानिया में कोरोना मामलों की कुल तादाद 1 करोड़ 23 लाख से ज़्यादा हो गई है। इससे के साथ ही रूस में कोरोना के 1 करोड़ 4 लाख से ज़्यादा केसेस हैं। फ्रांस में कोरोना के 93,26,000 से ज़ायद केसेस हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इस हफ्ते ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से जनूबी अफ्रीका और दीगर ममालिक के सफ़र पर आयद पाबंदी उठाने का ऐलान किया है। बाइडन ने कहा है कि सफरी पाबंदी मज़ीद ज़रूरी नहीं रही है और जुमे को ख़त्म हो जाएगी। बाइडन ने कहा कि बीमारियों के कंट्रोल और रोकथाम के मराकज़ के मशवरे पर पाबंदी हटाई जा रही है। गौरतलब है कि 24 नवंबर को आलमी इदारे सेहत की जानिब से जनूबी अफ्रीका में ओमिक्रॉन के बारे में मालूमात मिलने के बाद दुनिया के कई ममालिक के जनूबी अफ्रीका के सफ़र पर पाबंदी लगा दी थी। व्हाइट हाउस के एक एहलकार ने पीर को कहा है कि अमेरिका और रूस 10 जनवरी को यूक्रेन की सरहद के साथ फौजी तैनाती और जौहरी हथियारों के कंट्रोल जैसे उमूर पर बातचीत के लिए तैयार हैं। अमेरिकी कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान ने मीडिया को बताया कि अमेरिका रूस के साथ बातचीत के लिए पुरजोश है। तर्जुमान ने कहा कि जब हम बात करने के लिए बैठेंगे तो रूस अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश कर सकता है और हम रूस की सरगर्मियों के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर सकते हैं। RIA खबर रसां एजेंसी के मुताबिक रूसी वज़ारत ख़ारजा ने मंगल को इन मुज़ाकरात की तस्दीक की है। 10 जनवरी को होने वाली दो तरफ़ा मुलाकात स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग पहल का हिस्सा होंगे, जिसका आगाज़ अमरीकी सदर जो बाइडन और उनके रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन ने गुज़िश्ते साल जून में जेनेवा में होने वाली अपनी सरबराही कॉन्फ्रेंस में किया था। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने कहा कि रूस और नेटो की मुलाकात भी 12 जनवरी को मुतवक्की है, जबकि यूरोप में सलामती और ताउन की तंजीम का एक जामे इजलास 13 जनवरी को होना है। मगरबी ममालिक ने रूसी सदर पुतिन यूक्रेन पर हमला करने की धमकी देने का इल्ज़ाम आयद किया है। हालिया दिनों में रूस ने यूक्रेन के साथ अपनी सरहदों पर हज़ारों फौजियों को तैनात किया है। ईरान ने कहा है कि 2015 के ईरान न्यूक्लियाई मुआहदे को बचाने के सिलसिले में बातचीत मुस्बत अंदाज में जारी थी और अगर इस तरह दिगर फरीक ने भी संजीदगी का मुजाहरा किया होता तो समझौता मुमकिन था। ईरान और अमेरिका के दरमियान पीर को बातचीत दोबारा शुरू हो गई है। तेहरान ने एक बार फिर अपने खिलाफ लगी पाबंदियों को हटाने पर जोर दिया है। और खेल की खबरों में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सेंचुरियन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन आज भारत ने अपनी दूसरी इनिंग में सिर्फ 174 रन बनाए और इस तरह जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 305 रन का हदफ दिया। आज KL राहुल 23 रन बनाने के बाद पवेलियन वापस लौटे। शार्दुल की विकेट खरगीजो रबाडा ने लिया। भारत की चौथी विकेट कप्तान विराट कोहली की सूरत में गिरी। इससे कबल कल भारत ने जनूबी अफ्रीका के तमाम खिलाड़ियों को 197 रन पर आउट कर दिया, जिसमें तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी की कारकर्दगी नुमाया रही। उन्होंने 5 विकेट लिए। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल करने के साथ ही शामी ने एक बड़ी कामयाबी अपने नाम कर ली है। शामी ने टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेटें मुकम्मल कर ली। वो भारत की तरफ से सबसे कम गेंदों में 200 विकेटें लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में रविचंद्र अश्विन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शामी ने इस मकाम तक पहुंचने के लिए 9,896 गेंदों का सहारा लिया, जबकि अश्विन ने यह कारनामा 10,248 गेंदों में अंजाम दिया था। शामी 200 टेस्ट विकेटें हासिल करने वाले तीसरे भारतीय तेज गेंदबाज भी बन गए। अब सिर्फ कपिल देव और जवागल श्रीनाथ उनसे आगे हैं। शामी को इस नंबर तक पहुंचने में 55 मैच लगे। शामी 200 टेस्ट विकेटें लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज हैं। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल की टॉप पर पहुंचने वाली उम्मीदों को बड़ा धचका लगा है। मंगल को देर रात खेले गए मैच में लिवरपूल को लेस्टर सिटी के हाथों 1-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस शिकस्त के बाद लिवरपूल 41 पॉइंट के साथ
पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर बरकरार है। वो टॉप रैंक वाले मैनचेस्टर सिटी से 6 पॉइंट्स पीछे हैं। वहीं इस जीत के साथ ही वो लेस्टर में 9वें नंबर पर चला गया है। और नाज़रीन, उर्दू खबरनामा इसके साथ ही इख्तिताम को पहुंचता है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, आदाब। ओम को अपनाओ, सुकून महसूस होगा। यह ओम को हम अपने भीतर जागृत करते हैं। नया वर्ष, नया उत्कर्ष, नई उमंगे, नई तरंगे और ओम का अंतर्नाद लेकर मैं कैलाश खेर आ रहा हूं आपके साथ नववर्ष का स्वागत करने 31 दिसंबर को रात 9:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। आप कौन है? जी मैं मुकुंद। मुकुंद, ये बोर्ड कैसे फेंका हुआ यहाँ पे? मैनेजमेंट के कहने पर उतारा है। आज ये पैसे के जोर पर क्लब के ये नए बने हुक्मरान मुझे नौकर साबित करने पर तुले हुए हैं। नहीं मानता मैं ऐसे खोखले कायदे कानूनों को। धक्के मार के बाहर निकालो इसका नाम लेता बीच में, जान ले लूंगा तेरी मैं। Shut up! You're fired! थूकता मैं तेरी नौकरी पर। खास प्रोग्राम में बात करेंगे भारत और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के रिलेशन की। जो डायनामिक उभर कर आ रहा है उसमें भारत और सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया के देश काफ़ी वेल पोजिशन्ड हैं इसको टैप करने के लिए। अगर अफगानिस्तान हमारे साथ, ईरान के साथ, उज़्बेकिस्तान के साथ बातचीत करता है इसमें, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। चाबहार जो है कमर्शियल हब के रूप में खड़ा हो रहा है, जो कि अपने आप में एक अच्छी खबर है। मुलाहिजा फरमाएं दुनिया मेरे आगे, जुमेरात रात 8:30 बजे और बरोज जुमा 12:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। आज हम बात करेंगे नए साल में कैसा रहेगा बाजार। वो कंपनीज जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को, जो कि ई कॉमर्स को बड़ी आसानी से अपने अंदर हजम कर रही है, मुझे लग रहा है वहां पर निवेशकों का पैसा ज्यादा सुरक्षित रह सकता। 2022 के इन्वेस्टमेंट पिक की बात करूं तो मुझे लगता है कि लॉजिस्टिक एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। REINVT एक और तरीका निकला जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट कहते हैं।